नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन पोल की। जो ताज़ा सर्वे आया है इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन और सी वोटर का, वो ये कहता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के सीटों में तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, कमोबेश वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा कि 4 जून को आया था। लेकिन इसमें जो 2 ट्रेंड साफ नज़र आ रहे हैं। पहला ट्रेंड ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में पहले से यानी कि पिछले सर्वे से इस बार गिरावट आई है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। दूसरी बात एक और सामने आई है कि बीजेपी का वोट शेयर लगभग वैसा ही है, थोड़ा उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 4% से हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर और जाने माने पोल स्टार यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिलिंद, अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको अभी, क्योंकि आज स्टूडियो जाते समय यहाँ पे पानी बरस रहा है और दिल्ली में ट्रैफिक का आपको हाल है, मैं सही समय पे पहुंच नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं यशवंत, हम जानते हैं कि आपने समय निकाला हमारे लिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल, जो मेरा आकलन मैंने जो आपको शुरुआत में जो इंट्रो में बताया कि सीटों में तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा अगर आज वापस हो गए। हालांकि अब तो चुनाव 5 साल बाद होने, ये मान के चलते कि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जो आप एक ट्रैकर चलाते हैं तो सीटों में कोई हमको ज़्यादा हेर फेर नज़र नहीं आ रहा है जो हमने 4 जून को देखा। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है, बीजेपी में मामूली सी बढ़ोतरी है, और दूसरा जो बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और मोदी की जो लोकप्रियता है उसका अंतर कम हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने मोटे तौर पे जो ट्रेंड पकड़ा है वो सही पकड़ा है आंकड़ों में से। और कांग्रेस के वोटों में जो इजाफा हुआ है मिलिंद, वो दरअसल कांग्रेस बीइंग द डिफॉल्ट नेशनल पार्टी बीजेपी के सामने उसको उसका लाभ मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस के वोटों का जो बढ़ने का कारण है वो दरअसल ऐसे 200 सीटें जो हम लोग लोकसभा चुनाव के समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट होती है, लेकिन कुछ जगहों पर अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा कांग्रेस का वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे मसलन महाराष्ट्र, जहां की एक लोकसभा की जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे पिछले एमओटीएन में कि भाजपा और एनडीए के लिए संकट का समय होता जा रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो ग्रोथ है वो बहुत ही क्लासिकल और स्ट्रेंज दोनों ही एक तरीके से है। और स्ट्रेंज शब्द पे किसी को आपत्ति ना हो, इसलिए मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। स्ट्रेंज शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि आपको 2014 के विधानसभा चुनाव याद होंगे मिलिंद, जब चारों पार्टियां महाराष्ट्र में ये अलग अलग चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस लगभग 4थे नंबर की पार्टी पे उसका नतीजा आया था। और पिछले 10 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस खराब से एक तरह से बिना किसी चेहरे के फेसलेस लीडरशिप वहां पे कांग्रेस की रह गई थी। मुख्य रूप से महाविकास अघाड़ी में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनके गिर्द गिर्द ही सारे इक्वेशन और सारे लड़ाइयां और सारे मुद्दे नाच रहे। लेकिन इस तरीके मराठवाड़ा और विदर्भ, इन 2 क्षेत्रों में कांग्रेस ने वापसी की, जहां पे उसका मुकाबला सीधे सीधे भाजपा से था, जहां पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे का कोई लेना देना, लीडरलेस ग्रोथ जिसे कह सकते हैं, वो कांग्रेस की वहां पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब बहुत साफ है मिले कि कांग्रेस इस मुल्क की, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, एक तरह से डिफॉल्ट अल्टरनेटिव पार्टी है। और जब डिफॉल्ट में भी अगर मौका और सीट बढ़ने की गुंजाइश हमेशा रहेगी, ये सारी बातें जो थी उससे आपको मान के चलना चाहिए कि बहुत अंतर नहीं पड़े। तो यशवंत, जैसा कि आपने कहा ये बात कि हम वापस लौटेंगे हम कांग्रेस और राहुल गांधी पर, लेकिन अभी महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। और मैं आपको, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पिछले साल जब अजीत पवार ने पाला बदल लिया था और वो
महायुति में मतलब बीजेपी के साथ आ गए थे, तब भी मैंने ये कहा था कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी पार्टी को होगा तो वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि शरद पवार जो अपोजिशन में थे उनकी पार्टी टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, तो नेचुरल बेनिफिशियरी जो है वो कांग्रेस पार्टी होगी। और ये बात यशवंत हम जानते हैं कि जब एनसीपी बनाई थी शरद पवार ने, तब भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो कांग्रेस एक तरह से नेचुरल पार्टी है महाराष्ट्र में, ये हम कह सकते हैं। तो मैं अब आता हूं सीधे पहले महाराष्ट्र पर कि महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर एमओटीएन का क्या आकलन है कि किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, महाराष्ट्र के जो एमओटीएन के आंकड़े हैं वो हमारे पिछले एमओटीएन की ही तर्ज पे, और ये बात दर्शकों को अच्छे से याद होगी कि पिछले 2 साल से हमारे सभी इंडिया टुडे के एमओटीएन में हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से महाराष्ट्र एनडीए के लिए घातक होता जा रहा है, क्योंकि जितनी तोड़फोड़ जोड़ तोड़ की राजनीति उन्होंने वहां की, उनके समर्थकों को वो पसंद नहीं आई, महाराष्ट्र के मतदाताओं को रास नहीं आई। लोकसभा चुनाव ने उसकी पुष्टि की, विधानसभा चुनाव में भी लगभग उसी तरीके के आंकड़े हमको अभी फिलहाल लोकसभा जो एमओटीएन है उसके ट्रेंड से दिख रहे हैं कि करीबन 2% की बढ़त अभी भी वहां पर बनी हुई है। 2 से 3% की वोटों की बढ़त महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बनी हुई है। और अभी फिलहाल एक वो जो नई स्कीम मध्य प्रदेश के मामा जी से कॉपी करके उन्होंने लागू की है, उसकी वहां बहुत ज्यादा चर्चा है। लाडली बहन योजना को उन्होंने माझी लाड़की बहन योजना के तहत मुख्यमंत्री के नाम से शुरू किया है। आखिर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रिजल्ट्स में तो हमने देखा था असेंबली इलेक्शन में उसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो डैमेज कंट्रोल के लिए उतनी बड़ी स्कीम को लेके आए हैं। देखना यह है कि वो स्कीम केवल महिलाएं महाराष्ट्र की लाभ लेती हैं और वोट देती हैं या नहीं देती, ये एक क्लासिकल पैराडॉक्स है। कल राजदीप हमसे कह रहे थे महाराष्ट्र जो है वो बाकी राज्यों से इतर एक ट्रांजैक्शनल स्टेट है। लोग बात करते हैं कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या लाभ है, उस तरीके से बात करते हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि महाराष्ट्र केवल ट्रांजैक्शनल नहीं है, पूरा भारत के मतदाता उस लिहाज से पहले अपनी जी कि हमें और तभी अपने वोट का निर्धारण कर। यशवंत, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पूरा देश ही या पूरा वोटर जो है वो ट्रांजैक्शनल कहीं ना कहीं हो गया है। क्योंकि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, झारखंड पे हम बात करेंगे। झारखंड में आपकी तरह ही एक साथी है जो सर्वे करते हैं, जो क्वालिटेटिव सर्वे करते हैं। उन्होंने मुझे पिछले साल ये बताया था कि लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है पार्टी की, वो फाइनली ये गाँव में बात करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। तो ये जो लाडली बहना स्कीम की बात हो रही है, ये नेचुरली महाराष्ट्र में अभी भी खेल पलट सकती है या चुनाव को और कांटे का बना सकती है। ऑलरेडी कांटे का बना दे सकी है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ईश्वर, अब हम हरियाणा पे चलते हैं कि हरियाणा में क्या लग रहा है आपको कि हरियाणा में क्या कांग्रेस वापस ही कर पाएगी, सरकार बना पाएगी? हरियाणा में देखिए 5-5 स्कोर छूटा था, जो कि हमने जनवरी के एमओटीए में जिस तरह से बोला था, और वहां पर विपक्ष के वोट वो ज्यादा आएंगे मुकाबले में एनडीए के 1-2%, ये भी हमने भविष्यवाणी पहले ही की थी। और अभी वो उसी दिशा में और मामला आगे बढ़ा है। यानी जो गैप कांग्रेस का था लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी मिलकर चुनाव लड़े थे, वो गैप बरकरार है, बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी संभावना है कि वो अलग चुनाव लड़ेगी। जेजेपी और आईएनएलडी वो दोबारा नए सिरे से चुनाव लड़ेंगे, और स्थानीय चुनाव में लोकसभा के मद्देनजर उनके कुछ वोट शेयर बढ़ेंगे भी। लेकिन अभी फिलहाल ट्रैकर में हमको ये लग रहा है मिलिंद की हरियाणा एक तरह से कंप्लीट बाइपोलर मुकाबले की ओर बढ़ रहा है। अभी तक हरियाणा में बाइपोलर के अलावा जो है, आप ये समझिए कि जो जाट पार्टियां थी, आईएनएलडी वो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी थी। 10 ही साल हुए उस पार्टी को एक तरह से विलुप्त हुए अगर हम कहें तो। लेकिन उसके विलुप्त होने के बाद में पिछले चुनाव में हमने देखा कि जेजेपी उसके स्प्लिंटर ग्रुप की तरह उभर गई थी, और बहुजन समाज पार्टी वहां रह के वोट पोल करती रही है। लोकसभा चुनाव में काफी लंबे समय के बाद में हमने देखा कि जाट और दलित मतदाताओं ने मिल करके कांग्रेस को वोट दिया था। अब ये इक्वेशन दोबारा वैसे लागू अगर कांग्रेस कर ले गई तो उसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर जेजेपी, आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद, वहां पे 2 अलायंसेस बनने की खबर है। एक तो आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी वो साथ में आने की संभावना है, दूसरी तरफ जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद के साथ में आने की संभावना है।
अगर ये लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और वोट खींचते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वोट काटेंगे तो कांग्रेस का काटेंगे। उस लिहाज से अगर भाजपा को वापस आने का मौका मिले लड़ाई में तो एक अलग विषय है, अन्यथा कांग्रेस के लिए सभी राज्यों में से अगर कोई एक राज्य है जहां कांग्रेस को जीतने के लिए बहुत ज्यादा वैसी मेहनत की जरूरत नहीं है, वो केवल ये इंश्योर करें कि घर की गुंडा सिर्फ फुटबॉल को कंट्रोल करते हैं और केवल तभी से चुनाव लड़े हैं, तो महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा का चुनाव वो आसानी से जीत सकते हैं। तो अगर हम यशवंत अब झारखंड की तरफ बढ़ें तो झारखंड में क्या लगता है कि सरकार वापस आ पाएगी जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, या बीजेपी को वहां मुकाबले मतलब एडवांटेज है? देखिए, झारखंड के सिलसिले में दो बातें मिलिन बहुत स्पष्ट हैं। जो लोग झारखंड की राजनीति को समझते हैं वो तो इसको अच्छे से जानते होंगे, बाकी दर्शकों को थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। हेमंत सोरेन जो कि शिबू सोरेन के पुत्र हैं, मुझे लगता है कि उनके बारे में चर्चा राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय फलक पे कम होती है, लेकिन ज्यादा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जैसे जो जो परिवारवादी नेताओं की बात होती है उसमें नवीन पटनायक के बाद मुझे लगता है कि दूसरा केस एक हेमंत सोरेन का है, जिसने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे ही बढ़ाया है, कम नहीं है। उस लिहाज से हेमंत सोरेन बाकी सारे राजनीतिक विरासत वाले युवा नेताओं से बिल्कुल अलग है। एक बात। दूसरी बात, उनको जेल में डालना भाजपा के लिए भारी पड़ा है, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक तरफा जीत की आदत बीजेपी को थी, उस तरह से एक तरफा जीत इसलिए नहीं मिली क्योंकि 5 लोकसभा सीटें जो उनके ट्राइबल बेल्ट की हैं, झारखंड में से कोल्हान भी कहा जाता है, वो 5 सीटों पे जेएमएम ने अपने नेतृत्व में जीत हासिल की, बावजूद इसके कि हेमंत सोरेन जेल में थे। यानी ट्राइबल सेंटिमेंट हेमंत सोरेन के साथ में जुड़ा हुआ है। बीजेपी फिलहाल वहां पे नॉन ट्राइबल पार्टी बनके रह गई। अब बीजेपी की समस्या यह है कि 20 साल से सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो वहां पर व्यक्ति रहा है वो उसका नाम है बाबूलाल मरांडी। हमारे सारे सर्विस में 20 साल से ये बात आ जाती। वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, भाजपा ने उनको निकाल दिया था, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, अकेले भी वो जीतते रहे, पहले यूपीए में गए, फिर वापस उनकी अभी घर वापसी हुई भाजपा के अंदर। लेकिन कुछ विचित्र कारणों से ही सही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोकप्रिय नेता को अभी तक भाजपा ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किया, जबकि उनके पास में बाबूलाल मरांडी को छोड़ के दूसरा कोई नेता राज्य में प्रोजेक्ट करने लायक है ही नहीं, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो अब एकमात्र जो भाजपा के पास में ट्राइबल फेस है, आदिवासी चेहरा है, लोकप्रिय है, सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहा था, उसको वापस लाने के बाद में भी भाजपा का प्रोजेक्शन न कर पाना बाबूलाल मरांडी को, ये भाजपा के लिए कष्टकारी बनता है। तो एक नेचुरल लीड जो 5 साल की इनकम्बेंसी के बाद भाजपा को मिलनी चाहिए थी, वो उस तरीके की लीड फिलहाल हमको वैसी नहीं दिख रही है और मामला फंसता हुआ सा नजर आ रहा है। हालांकि इन 4 राज्यों में जो चुनाव जहां पे विधानसभा के होने हैं, उनमें कोई अगर एक राज्य है जहां भाजपा की वापसी की सबसे ज्यादा संभावना है तो वो झारखंड। तो सबसे आखिरी राज्य जो बचता है वो जम्मू कश्मीर है, तो उस पर आपका क्या आकलन है? मतलब वहाँ बीजेपी गेम में नहीं है ऐसा आपको लगता है, लेकिन क्या दूसरा धड़ा है उसको एडवांटेज है? देखिए, वहां पे मसला अलग है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की राजनीति 2 अलग अलग तरीके से चलती है। जम्मू हिंदू बहुल है, कश्मीर भारत का कश्मीर घाटी जो वो स्वाभाविक सी बात है, ऑलमोस्ट 98% के आसपास वो मुस्लिम आबादी मानी जाती रही है वहां पर, और वो बीजेपी विरोधी पॉलिटिक्स वहां की चली। जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 2 चीजें बड़ी विचित्र हुई थी। एक तो बीजेपी ने जम्मू की लोकसभा सीटें जीती, इसमें कोई उपवा मुफ्ती दोनों अपने अपने लोकसभा चुनाव हार गए, और इंजीनियर राशिद जो इंडिपेंडेंट वहां पे जीते बारामूला की साइड से, उससे ऐसा लग रहा है कि वैली के अंदर छोटी पार्टियां या अन्य उम्मीदवार अच्छे खासे लड़ेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए इसमें कोई सोचने में या मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि वैली की सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर सकती है और जम्मू की सीटों पे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर सकती है। मामला ऐसा अटका है कि कल जो कांग्रेस
उसमें अगर कांग्रेस अपने हिस्से में जम्मू के अंदर, या जो अब जम्मू की सीटें भी बढ़ गई हैं, पहले बहुत कम थी डिलिमिटेशन के बाद में जो हुआ है, तो अगर 10-15 सीट भी सीरियसली निकाल लेती है तो एनसी के साथ में उसकी एक अच्छी सरकार बनने के प्रबल संभावना हो सकती है। तो दो चीजें डिपेंड करेंगी जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस का जम्मू के रीजन में क्या असर रहता है या किस तरीके की उसको सफलता मिलती है, और दूसरा ये कि वैली के अंदर अन्य जो निर्दलीय या छोटी पार्टियां हैं वो कितनी बड़ी तादाद में जीत के आ पाती हैं। इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि फाइनल नंबर क्या आते हैं और कोई मेजॉरिटी का मार्क पार करने की स्थिति में होता है कि नहीं होता। फिलहाल ये लग रहा है कि वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू में भाजपा, ये दो बड़ी पार्टियां बनके उभरेंगी अपने अपने एरियाज। तो सबसे आखिर में यशवंत, हम उस सवाल पे लौटते जो हमने शुरुआत में कहा था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में 8 पॉइंट का इजाफा हो रहा है। 14% था फरवरी में जो आपका सर्वे था कि प्रधानमंत्री के लिए उनकी जो पसंद थी वो 22% पे पहुंच गई है, जबकि नरेंद्र मोदी जो 55% पे थे वो अब गिर के 49% पे आ रहे हैं। मतलब जो दोनों के बीच का अंतर है वो पिछली बार 6 महीना पहले लगभग 41% था और वो अब घट के रह गया है 27%। हालांकि जो आप ही का सर्वे 2019 में था वहाँ राहुल गांधी की रेटिंग 30% से भी ज़्यादा थी, शायद 34% थी। पर ये जो अब जो ये ग्राफ राहुल गांधी का बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का गिर रहा है, आपको क्या ये ट्रेंड आगे बढ़ता हुआ दिखता है या ये वापस कहीं रिवर्स हो सकता है? देखिए, एक अंतर मैंने इसमें काफी टीम के साथ बैठ के जद्दोजहद की, डाटा को समझने की, जो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 56-55 से घट के 49 पे आई है, वो 7-8% जो गए हैं वो डोंट नो कांसे वाली कैटेगरी में गए। लेकिन राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी 11% बढ़ी है वो सीधे सीधे विपक्ष के नेताओं के खाते से आई है। मसलन ममता बनर्जी की रेटिंग क्रैश हो गई है नेशनल, अरविंद केजरीवाल की रेटिंग्स क्रैश हो गई है। यानी राहुल गांधी की रेटिंग बढ़ने से एक तो चीज बहुत क्लियर है कि राहुल अब विपक्ष के नेताओं के बीच में क्लियर कट एडवांटेज के साथ में वो एक पोलराइज का उनको लाभ मिला। लेकिन बढ़ने के बाद में भी अभी वो 22-23% पे पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी 49-50 के आसपास अभी वो बने हुए हैं। तो यानी राहुल गांधी से अभी भी डबल से ज्यादा नरेंद्र मोदी की रेटिंग, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, जब तक कि कांग्रेस के रिवाइवल में अब ये नहीं होता कि कांग्रेस बीजेपी के वोट घसीटे और राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के समर्थक अब शिफ्ट होना शुरू हो, तब तक इसमें से केवल अभी हम ये निकाल सकते हैं कि जो बीच में राहुल गांधी की रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई थी और पंजाब चुनाव के बाद में अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के टच एंड गो वाली रेटिंग के अंदर पहुंच गए थे उस वाले एमओटीएन में, उससे रिकवरी बिल्कुल हो गई है। कांग्रेस अब विपक्ष की राजनीति के केंद्र में है और राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में। तो इसमें अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी विपक्ष के केंद्र में अब आ चुके हैं और उनके पास में जो एक बड़ा संकट मंडरा रहा था बीच में कि उनकी रेटिंग इतनी नीचे गई कि बाकी अल्टरनेटिव विपक्ष के नाम वो उभर के सामने आने लगे और नेशनल एम्बिशंस देखने लगे। ममता बनर्जी गोवा चुनाव लड़ने चली गई उस चक्कर में और अरविंद केजरीवाल तो बीसीओ जगह पे चुनाव लड़ने चले गए थे उस चक्कर में। तो वो अब लगता है कि बाकी सभी क्षेत्रीय नेता अब अपनी जगह पे सेटल हो गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि राष्ट्रीय राजनीति की लड़ाई ये कांग्रेस की लड़ाई जरूर है, ये उनकी लड़ाई नहीं। और उन्होंने भी कंसीड करके उस ग्राउंड को एक तरह से सीड किया है राहुल गांधी को, इसलिए राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हो गए हैं, ये मान। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए यशवंत। आपकी आवाज़ आती रही, वीडियो कभी कभी जाता रहा, लेकिन इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साप्ताहिक सभा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे यशवंत देशमुख जो कि सी वोटर के फाउंडर हैं, जिन्होंने कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है इंडिया टुडे के लिए। और इसका लब्बो-लुआब ये है कि जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 2 राज्यों में कम से कम साफ तौर पे एडवांटेज है कांग्रेस के पास, वो है महाराष्ट्र और हरियाणा, जबकि बीजेपी के पास अगर कहीं चांस बन रहा है तो वो झारखंड में बन रहा है। तो साप्ताहिक सभा में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से यशवंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।